तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास आज है आपका फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। क्या है? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। और थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये जितने एक्सटिंग्विशर मैं आपको डेली दे रहा हूँ ना, इनको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप जो कल हमने पढ़ा है, और ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इनकी कार्यशैली जो है, काम करने का जो तरीका है, मिलता जुलता रहता है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में भी पानी होता है, फोम टाइप में भी पानी ही होता है। उसमें भी CO2 गैस की कार्ट्रिज लगाई जाती है, फोम टाइप में भी CO2 गैस की कार्ट्रिज ही लगाई जाती है। दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। फर्क है सिर्फ इस चीज़ का कि वाटर टाइप में सिर्फ वाटर होता है, फोम टाइप में वाटर के अंदर, पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिलाते हैं जो झाग बनाती है। सिर्फ इतना फर्क, और कोई फर्क नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में जो आज के टाइम में लोग जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं, या जो पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, उसके हिसाब से ये जो है दो प्रकार के हैं। पहला होता है मैकेनिकल टाइप फोम एक्सटिंग्विशर। सेकंड दूसरा होता है केमिकल टाइप फोम एक्सटिंग्विशर। ये अभी आज के टाइम में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हर जगह कहीं भी पढ़ाया जाता है और जो हमें देखने को मिलते हैं, ये दो प्रकार के। अब यहाँ पे कुछ भी लिखने से पहले ध्यान से सुनो। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो है स्पेशली लिक्विड की आग, तेल की आग बुझाने के लिए बनाया गया है। उसको और किसी आग पे यूज नहीं करते। पानी का जो एक्सटिंग्विशर जो आपने कल पढ़ा है, पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर नाम से जो था, उसमें सिर्फ पानी ही होता है, और वो हम एक क्लास की आग, सॉलिड जो भी मटेरियल्स होता है, वो सब की आग पे इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा किसी में उसको भी नहीं लगा सकते। अब जो फोम टाइप होता है, ये सिर्फ B क्लास की आग, कौन सी होती है? लिक्विड की आग। तो सिर्फ B क्लास की आग पे, लिक्विड की आग पे ही इसको इस्तेमाल करेंगे, और किसी आग पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें भी पानी है। प्योर पानी नहीं है, लेकिन जो भी है वो पानी का ही बना हुआ है। ठीक है? केमिकल और मैकेनिकल। केमिकल में क्या है? कुछ केमिकल पानी के अंदर मिला के डाले जाते हैं जो झाग बनाते हैं। मैकेनिकल का मतलब ऐसा होता है कि एक्सटिंग्विशर की स्ट्रक्चर और एक्सटिंग्विशर के बाहर जो ये डिस्चार्ज पाइप जो होता है, इसके यहाँ आगे एक जो है FMB बना होता है। FMB नाम होता है उसका, FMB। इसकी फुल फॉर्म होती है फोम मेकिंग ब्रांच। क्या होता है? FMB, फोम मेकिंग ब्रांच। फोम मतलब झाग, मेकिंग मतलब बनाने वाला, बनाया, और ब्रांच मतलब इसकी ये शाखा, पाइप। तो इसमें स्पेशली आगे एक ऐसा जो है सिस्टम बनाया होता है, जिसके अंदर सुराख होते हैं, कुछ 2, 3, 4, 5 जो भी है ऐसे होते हैं। फिर जैसे अंदर से पूरे प्रेशर के साथ वो झाग वाला लिक्विड मिला हुआ पानी आता है, तो उन बाहर सुराखों के अंदर से हवा मिक्स हो जाती है उसके अंदर, और जब हवा मिक्स होती है तो ऑटोमेटिक वही के वही रिएक्शन होता है, और जब वो बाहर निकलता है उस ब्रांच से पानी, तो उसमें से झाग ही बन के बाहर निकलता है। एग्जाम्पल ये मैं बता देता हूँ। अपना घर के पंप का सबमर्सिबल का जो पाइप होता है, उसको सीधा अगर ऐसे चलाते हैं तो नॉर्मली पानी निकलता है। उसको अगर आगे से भींच देते हैं तो बुलबुले बनते हैं उसमें तो कोई केमिकल भी नहीं है, फिर भी बुलबुले बनते हैं उसमें से। और उसी पाइप में मुंह से थोड़ा सा पीछे 2-4 जगह फटा होगा, झाग होगा, तो आपने दबाने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसमें से बुलबुले बनेंगे। ट्राई करके देखना।
वो कैसे बन रहे हैं? वो बुलबुला क्या हवा ही तो है। बुलबुला किस चीज़ का बनता है? हवा का, कोई और चीज़ तो नहीं होती ना उसके अंदर। तो वो पानी जब प्रेशर से जाता है और साइडों में जब जगह होती है तो वहाँ से ना हवा को खींच लेता है ना, क्योंकि हवा जब कहीं से जाती है तो आसपास की चीज़ों को खींच के ले जाती है ना। सेम वैसे ही है, वो जब पानी प्रेशर के साथ पाइप में से बाहर आता है तो बाहर की हवा जो अगर संपर्क में आ गया, वो बाहर निकलने से पहले ही हवा कहीं संपर्क में आ गई तो उसको भी अपनी तरफ वो खींच लेता है। और जब उसको अपनी तरफ खींचता है तो उसमें से फिर रिएक्शन हो जाता है और वो जो हवा बाहर से आ रही है उसके बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ हमने बनाना क्या है? बुलबुले तो बनाने हैं, है ना, बुलबुले बनाने हैं ना इसके। ऐसे काम करता है फोम मेकिंग ब्रांच। समझ गए होगे क्या है? इसको शॉर्टकट में FMB बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रहेगी? फोम मेकिंग ब्रांच। अच्छा, इसमें भी अगर हम पुरानी बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर एक्सटिंग्विशर अभी जो नहीं चलता है, लेकिन पहले जब CO2 गैस कार्टेज नहीं थी तो उसके अंदर दो केमिकल आपस में रिएक्शन करके CO2 गैस पैदा की जाती थी सिर्फ पानी को बाहर निकालने के लिए। वैसे ही जब शुरू में फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर बने थे ना तो कार्टेज नहीं थी, तो यही जुगाड़ उसमें भी किया जाता था। थोड़ा बड़ा था। पानी वाले और फोम वाले ज़्यादातर आपको 5 किलो के नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे तो 9-10 किलो के ही मिलेंगे, बड़े ही होते हैं, वो छोटे होते नहीं हैं। बहुत कम शायद कहीं मिले तो, वरना तो ज़्यादातर सारे वाटर एक्सटिंग्विशर और फोम एक्सटिंग्विशर जो दोनों प्रकार के हैं वो 10 kg में मिलेंगे। 10 लीटर 10 kg जो भी हैं वो बड़े साइज में ही मिलते हैं। तो पहले जो था, जो वाटर टाइप मैंने आपको पुराना बताया था, उसमें कौन कौन से केमिकल मिक्स होते थे? सोडा और एसिड। सोडा सोडियम हो गया, सोडियम वाला सोडा हो गया, और एसिड सल्फ्यूरिक वाला एसिड हो गया, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, एसिड अम्ल, है ना। वो दोनों आपस में रिएक्शन करके CO2 गैस पैदा करते थे। लेकिन गैस पैदा करते थे, सिर्फ गैस। और वो गैस क्या करती थी? पानी को प्रेशर देती थी, और पानी को प्रेशर देने से पानी जो है पाइप के जरिए बाहर निकलता था, वो भी स्पीड से, क्योंकि पीछे लक्ष्य दे के रखती थी ना, वो ठंडा करके रखती थी गैस को, चल बाहर निकल जाती थी, तो बाहर आता था और वो पानी के जैसे फुहार बना के हम आग का इस्तेमाल करके उसको बुझा लेते थे। इसको यूज करते थे तेल पे, आज भी इसको तेल पे यूज करते हैं, आगे भी तेल पे ही यूज करेंगे फोम टाइप का। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। केमिकल वाला जो पहले हम बनाते थे, CO2 कार्टेज नहीं होती थी, उसमें जो है दो बिल्कुल उसमें भी केमिकल होते थे, इसी की तरह उसका भी सेम ऐसा ही सिस्टम था। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस केमिकलों का फर्क है। पानी में जो वाटर यहाँ तक हम भर के रखते हैं, वो वाटर में तो जो है आपका वही सेम चीज़ होता था। क्या डालते थे वाटर टैंक में? क्या डालते हैं पानी के अंदर? सोडा। क्या डालते थे? सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका साइंटिफिक नाम होता है। पानी में एक जो आपका फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है, इसमें भी सोडा ही मिलाया जाता है। अब सोडा पानी में मिला दिया, लेकिन इसमें क्या सिर्फ CO2 गैस पैदा नहीं करनी भाई, इसमें लफड़ा क्या है, CO2 गैस तो पैदा करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ झाग भी बनाना पड़ेगा, ये दो काम करने पड़ते हैं। तो इसमें एक और कंटेनर होता था यहाँ, इसको हम इनर कंटेनर बोलते हैं। इनर मतलब इसके अंदर एक और कंटेनर था, छोटा सा एक कंटेनर होता था ये वाला, इसको इनर कंटेनर बोलते थे, या इनर सिलेंडर कुछ भी बोल रहा है। इसमें एक और केमिकल होता था, उसका नाम था एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या था? एल्यूमिनियम सल्फेट। मुझे उसका साइंटिफिक सूत्र पता नहीं है क्या होता है, बट उसका नाम मुझे पता है, जो हमने पढ़ा है वो होता था एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट होता था। फिर जब हमने इसको चलाना होता था तो इन दोनों केमिकलों को मिक्स कर देते थे। जैसे हम वो केमिकल फोड़ते थे
वैसे ही इसको भी मिक्स करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही होता था। अब ये एल्यूमिनियम सल्फेट जब सोडियम बाइकार्बोनेट में मिलता है ना, तो CO2 तो पैदा होती है, लेकिन वो बुलबुले बनाती है, वो झाग के रूप में पैदा होती है। तो अंदर झाग नहीं बनाती है, यहाँ तो CO2 बनाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट इस पानी के अंदर मिल जाएगा, इसको सफ़ेद सफ़ेद सा बना देगा। और जब ये यहाँ जो पाइप होता है हमारा, इधर ले लेते हैं, ये पाइप नीचे से बिल्कुल सीधा ऊपर जाता था, और यहाँ से इसमें पाइप जुड़ा होता है, और यहाँ इसका हैंडल होता है। जब हैंडल को दबा देते हैं तो रास्ता खुल जाता है इसका। जब इसको रास्ता खोलते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट ऑलरेडी जो है ना गैस का प्रेशर बना चुका है, आपने सिर्फ यहाँ से दबाना, यहाँ से दबाते ही ये जो सॉल्यूशन बना था वो इसके जरिए बाहर आएगा, और यहाँ मैंने आपको बताया था ये स्पेशल अलग ब्रांच होती है झाग पैदा करने के लिए, फिर ये यहाँ से बुलबुले ही फेंकता था। ये होता था पहले जब CO2 गैस हमारे जो कार्टेज नहीं डालते थे, फिर भी हमने जो है बनाना पड़ता था। समझ गए बात? अब इसको छोड़ देते हैं। अभी जो आज के टाइम में आपको देखने को मिलेंगे या जो चलाने को मिलेंगे, हम उनकी बात करते हैं। अभी मिलेंगे आपको मैकेनिकल, केमिकल का मैंने आपको बताया है, केमिकल उसके अंदर डाला जाता है, और जो केमिकल डाला जाता है यही आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा। मैकेनिकल बड़े लेवल में भी होते हैं, मैकेनिकल फोम ब्रांच बड़ी होती हैं, बड़ी फायर की गाड़ियों के साथ लगी होती हैं, जो बड़े लेवल पे आग बनाती है, जो सीधा रिफाइनरी में आग लगती है डायरेक्ट, तब हमारे काम आती है। एक्सटिंग्विशर्स की बात करें तो केमिकल फोम जो है बहुत ज़्यादा यूज में आता है। इसमें पानी के अंदर, इसमें जो पानी होता है, जो टोटल अगर हम क्वांटिटी मान के चलें कि मेरा एक्सटिंग्विशर है और इसमें जो है पानी यहाँ तक भरा है, तो इस टोटल पानी में से 95 to 97% तो पानी, 95 से 97% तो ये पूरा पानी है। इसमें सिर्फ 3 से 5%, 3, 4 या 5% ही जो है ना वो सॉल्यूशन मिला होता है जो झाग पैदा करता है। क्या होता है? 3%। हाँ, और वो आपको दिखा देता है। ये ऐसे अभी आजकल ये ऐसे में बन के आता है, ऐसी डब्बियाँ आती हैं, ये छोटी है अपनी, बड़ी भी आती है 5 लीटर की, बहुत सालों तक, बहुत दिन तक चलती रहती है। जिनके पास कम एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके लिए थोड़ा भी बहुत है। और इसका जो है ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो फॉर्म है, यही इस पानी के अंदर मिलाया जाता है। कितना, कितने परसेंट? 3 से 5%। ठीक है। इसका जो है नाम होता है AFFF। इस पे लिखा भी देख लेना, नहीं रख दूंगा मैं। इसको फुल फॉर्म लिखना चाहो जरूरी है, याद करना पड़ेगा, लिख लीजिए। एक्वायस, AQUIS, एक्वायस फिल्म फार्मिंग होम, एक्वायस फिल्म FILM, फिल्म फार्मिंग FARMING, फार्मिंग होम, एक्वायस फिल्म फार्मिंग होम। और भाई एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाती है, ये कोई भी पूछ सकता है। AFFF क्या होता है? अब AFFF सुनते ही एकदम से ये चौंक जाते हैं, ये क्या चीज़ पूछ लिया, इसीलिए आज क्लियर किया गया। अब दोबारा अगर आपने लिख लिया है तो 5-7 बार उसको दोहराना तो पड़ेगा, लेकिन याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। AFFF तो इस पानी के अंदर हम वही सॉल्यूशन मिला के छोड़ देते हैं। पानी के अंदर लिक्विड है ये, जैसा तुमने ढक्कन खोला, मापा, इस ढक्कन से या किसी चीज़ से मापा और उसके अंदर मिला दिया, डाल के हिला के छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है उसके बाद। यहाँ जो है कार्टिज लगी होती है, कार्टिज आपने देखा ही था, ये छोटी थी, इसमें 120 ग्राम की लगती है, इसमें 120 ग्राम की लगती है, 35 और 51 बार के प्रेशर वाले। अब बार का प्रेशर वो फिर कभी समझाएंगे क्या होता है, ग्राम समझो। ये क्योंकि बड़ा है ना, 9-10 किलो के होते हैं, तो इनमें 120 ग्राम वाली लगती है। जो 4-5 किलो के होते हैं उनमें 60 ग्राम वाली लगती है। क्लियर है?
5 किलो वाले में 60 ग्राम की लगेगी, 40 ग्राम की भी लगा देते हैं कभी, 60 ग्राम की मैन होती है। और बड़े वाले जो 10 किलो होते हैं में 120 ग्राम की होती है। ग्राम कैसे निकालना है वो कार्टिज पे लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था। उसमें 2 टाइप के वेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ग्रॉस वेट, एम्प्टी वेट। एक तो एम्प्टी वेट और एक ग्रॉस वेट, ठीक है। एम्प्टी वेट जिसका 300 है और वो ग्रॉस वेट में आ रही है 420 ग्राम की, तो कितने ग्राम की? वो 120 ग्राम की। अगर वो 400 की है और उसका जो है 460 आ रहा है तो ऐसे निकाल। और ये सब उसकी जो हमारी हर कोई की जो कैप होती है, पीतल की कैप होती है वो, ठीक है, उस कैप पे लिखा होता है, EW लिखा होगा, फिर GW लिखा होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होगी, ये कंपनी हर किसी पे होगा, चाहे वो असली नकली कैसी भी हो, क्योंकि इतनी हैवी चीज़ नकली कोई बना भी नहीं सकता। ये फोम टाइप एक्सटेंशन। अब इसके बारे में थोड़ी सी चलाने की जानकारी ले लेते हैं। ये तो समझ आ गया, सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर पानी जो है, पानी के अंदर एक ट्रिपलर मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि अभी वो सब सोल्यूशन का टाइम गया। उसमें एक चीज़ और मिलाते थे, हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद वो पता नहीं कहीं पे बुक्स में होता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट हमने पढ़ा, हमने सीखा है, पढ़ा तो नहीं है, जाके कहीं सीखा था, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बुक्स नहीं शेयर करता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ये झाग जो है, कई बार जब हम आग पे इस्तेमाल इसको करने लगते हैं ना, तेल की आग पे इस्तेमाल होता है, तो तेल पे जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो तेल के जो भी वो ड्रम था या जो भी इस पर जल रही थी, तो पूरी तेज ऐसे बड़बड़ करके जल रहा होता है पूरी स्पीड से, तेल तो ज़्यादा चलता है भाई। तो जब फेंकते थे तो बुलबुले जो है गर्मी से फूट जाते हैं, फूटते हैं कि नहीं? फूटते हैं ना। वो झाग के बुलबुले भी अपने बने हुए हो ना, कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, वो तिल्ली उसके नज़दीक लगा के देखना, वो फटाफट फूट जाएंगे सारे के सारे, तो जल्दी फूटते। अब उनको थोड़े टाइम तक बनाए रखने के लिए, भाई थोड़े टाइम तक जमे रहेंगे तभी तो आपको बुझाएंगे वो, ऐसे ही रास्ते में जाते जाते ज़्यादातर फूट लेंगे सारे, तो फिर क्या बुझेंगे उसे। तो उनको रोकने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल की जाती थी, उसको हम स्टेबलाइजर बोलते हैं। क्या स्टेबलाइजर का कोई मतलब बताएगा क्या होता है? आपके एसी पे जो वोल्टेज लगी है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रिज पे लगती है, पहले टीवी पे भी लगती थी। वोल्टेज तो हमने उसका नाम निकाल दिया है, क्योंकि उसके सामने पता है क्या लिखा होता है? वोल्टेज 220 वोल्ट, तो हमें लगा वो वोल्टेज ही है, उसका नाम स्टेबलाइजर है। कभी देखना चाहते हैं क्या लिखा होता है उससे। स्टेबलाइजर का मतलब स्टेबल करने वाला, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। क्या बोलते हैं? स्टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिरता बोलते हैं। तो जो ये स्टेबलाइजर होती है क्या करती है, करंट ज़्यादा आता है तो उसको डाउन कर लेती है, डाउन होता है तो उसको बढ़ा लेती है, लेकिन करती क्या है? स्थिर, स्टेबल करके रखते हो। डाउन हुआ तो उसको खींच के यहाँ ले आएगी, अब हुआ तो उसको खींच के भी यहाँ ले आएगी, लेकिन रहेगी तो यही ना। तो स्टेबल हुई कि नहीं वो एक जगह पे, लाइट वहाँ पे जो हमारी बिजली है। तो वो जो स्टेबलाइजर है, ऐसा नहीं है कि उसी चीज़ को स्टेबलाइजर बोलते हैं। जो कोई भी यंत्र, प्रकार, मशीन या कोई भी सामान, वस्तु, औजार अगर किसी चीज़ को स्टेबल करता है तो उसको भी तो हम स्टेबलाइजर ही बोलेंगे भाई, समझिए मेरी बात। तो स्टेबलाइजर, इसमें स्टेबलाइजर का क्या मतलब? इसमें कौन सा करंट लगता है, लेकिन इसका भी स्टेबलाइजर होता हो, क्योंकि झाग को स्टेबल तो करके रखना पड़ेगा। अगर झाग ऐसे ही बर्बाद ही हो जाएंगे, सारे खराब हो जाएंगे आग तक जाते जाते, फिर वो पूरा काम नहीं कर पाएंगे। पूरा काम नहीं करेंगे तो हमारे एक्सटिंग्विशर की औकात सारी जो है ना 10, 15, 12, 14 साइकिल चलने की सारी होती है, उतने में ही पूरा काम नहीं कर पाया तो एक्सटिंग्विशर भी खाली हो गया, चल आग भी नहीं बुझी, ये तो गड़बड़ होगी, है कि नहीं? तो हमारे पास पता है कि ये एक ही सिलेंडर है, उतनी आग लगी है, तो उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे वो सारी आग बुझ जाए और ये सिलेंडर इस्तेमाल में रहे, वरना पूरा का पूरा बर्बाद, आग बुझा ही नहीं पाए, या थोड़ी सी भी रहेगी वो वापस फिर इतनी बढ़ा देगी, क्योंकि दूसरा सिलेंडर तो है नहीं जो साथ के साथ बची हुई को बुझा सके। वो तो एक ही बार में बुझ गई तो बुझ गई, नहीं तो नहीं, समझ गए ना। तो इसके अंदर स्टेबलाइजर, और स्टेबलाइजर पता है क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है, प्रोटीन युक्त
पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का या एनिमल वेस्ट का मिश्रण करके बनाया गया, जिससे झाग बहुत ही महीन और आपस में चिपके हुए घने बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, बियर किसी से भी, अरे ऐसा नहीं बोलते, मैं पीता हूँ भाई, इसमें क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। जब बियर डालते हैं गिलास में तो उसके झाग जब तक कुछ उस पर नहीं डालते हैं या काफ़ी देर तक नहीं छोड़ देते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। वो प्रोटीन के हैं। मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम्पल इसलिए मैंने आपको दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता कि दूसरे प्रोटीन के झाग आपने कहाँ देखे होंगे। दूसरे प्रोटीन के झाग हो सकते हैं आपके सोयाबीन वगैरह का, जो हम दूध निकालते हैं ना, मिक्स करते हैं उसको, या फिर वहाँ पे बनते हैं। अब वो शायद आपने देखा नहीं होगा सोयाबीन का दूध निकालते हुए, तो आजकल सब बियर ही देखते हैं, तो मैंने बियर का एग्जाम्पल दे दिया। तो बियर के जो झाग होते हैं वो फूंक मारोगे उड़ जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे, फूटेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रोटीन के होते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन का एक मिश्रण मिक्स बनाया हुआ जो है उसी को हम स्टेबलाइजर बोलते हैं। उसका वो मिश्रण मिक्सचर जो है वो पानी के अंदर मिला दिया जाता है। तो जब वो उस पानी के अंदर मिक्स होके और जब जो है फोम बना के तेल के ऊपर जाता है, तो उसके झाग जो है, बुलबुले जो हैं, इतने महीन और आपस में घने होते हैं कि वो आग का बहुत ज़्यादा फर्क, वो प्रभाव नहीं पड़ता है उन पर, और जल्दी फूटते ही नहीं हैं वो जैसे बियर के ऊपर टिके रहते हैं ना, वैसे ही वो भी टिके ही रहते हैं, वो भी कहीं नहीं जाते। तो स्टेबलाइजर इसलिए इसमें डाला जाता है। तो शायद ये वीडियो देखने के बाद भी जिन्होंने पढ़ा है, या आप लोग तो खैर भी नए हैं, पता नहीं है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है शायद स्टेबलाइजर के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा टीचर है जिसे स्टेबलाइजर सिखा दिया होगा, वरना स्टेबलाइजर मैंने इसीलिए आज बताया। ये कुछ बिल्कुल हटके अलग चीज़ें मैं किताब से दूर इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये रियल में एक्सपीरियंस से ही आ सकती है, शायद किताब से पता नहीं कहीं आएंगी। ये डालना अभी बताए डालते हैं ये, लेकिन ये ज़रूरी होता है। अब इसका मैं तरीका चलाने का बताता हूँ, ध्यान दो। अपने को बाकी सब एक्सटिंग्विशर्स की तरह जो है इसको उठा के लेके आना है, उठा के लेके दीवार से टंगा हुआ है, ज़मीन पे रखा हुआ है। ज़्यादातर 10 किलो की ज़मीन पे रखे होते हैं भाई, दीवार पे कम टंगते हैं, क्योंकि 10 किलो का एकदम से हर कोई उठा नहीं पाएगा, और हाथ से छूट गया ना तो पैर खत्म। ठीक है, तो ज़्यादातर नीचे ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा भारी होता है। 5-4 किलो वाले टोटली सारे के सारे दीवार पर टंगे होते हैं, वो नीचे नहीं होते हैं क्योंकि हल्का होता है, तुरंत उठा लेते हैं। तो उसको उठा के हमने आग तक पहुंचना है। आग तक पहुंचने के बाद उसकी सेफ्टी पिन निकाल देनी है। इसमें सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन निकाल के साइड कर दिया। हाथ में हमने डिस्चार्ज ट्यूब को, डिस्चार्ज पाइप जो है जो डिस्चार्ज करने वाला है, और इसमें होता है ब्रांच, फोम मेकिंग ब्रांच। हमने ब्रांच को पकड़ लिया हाथ में और सीधा आग की तरफ मुंह लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से अगर वो पंच करने वाला है तो आप उसको पिन निकाल के पंच कर दो, और अगर थोड़ा नया है तो फिर वो आपके इनकी तरह ही जो है ना ऐसे नोक वाला होगा, ऐसे वाला नीचे दबने वाला। इसको नीचे दबा दें, इसको नीचे दबाते ही फोम मेकिंग ब्रांच है वहाँ से दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको दबा दिया गैस रिलीज होगी, वहाँ से नहीं दबाया तो फट जाएगा। पाइप तो फटेगा ही फटेगा, सिलेंडर फटे ना फटे, तो उसको भी दबा के रखना है। फिर इसको यहाँ से दबाना है, फिर उसमें से पूरी स्पीड के साथ पानी जो है वो बुलबुले बन के ही निकलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को अगर तेल में लगी है, हम मान लेते हैं, पकड़ देते हैं बात, तेल के ड्रम में लगी, काले तेल के ड्रम में लग सकती है, डीजल के में लग सकती है, पेट्रोल में लग सकती है, केरोसिन में लग सकती है, इंजन ऑयल में लग सकती है। ठीक है, किसी में लगी हो, ड्रम पे लगी हुई है, ड्रम में लगी है, खुला ड्रम था उसमें लगी है, या फिर कोई और बर्तन है, जगह है जहाँ पे उसमें आग लगती है। अगर कोई बंद है चीज़, कोई भी बंद है तो शायद उसमें आग लगेगी नहीं, क्योंकि तेल जो है जब तक वेपराइजेशन नहीं करेगा तेल भी तो आग नहीं पकड़ेगा। और कोई पीपी बंद है छोटा सा, वो उसमें से जैसे तिल्ली भी अंदर डाल दो, वो तिल्ली बुझ जाएगी, आग नहीं जलेगी तेल में भी। कई सोचते हो कि दूर से तिल्ली पकड़ के पेट्रोल आग पकड़ देता है, ऐसा नहीं है तो वो भी लिक्विड ऐसे नहीं पकड़ेगा, उसको भी थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए। और जब उसको टेम्परेचर मिल जाएगा उसके अंदर से भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। पेट्रोल की भाप तो सुगंध से ही पता चल जाती है कि पेट्रोल में भाप निकलनी शुरू होगी, तब अगर तिल्ली दिखाई तो पकड़ लेगा।
ठीक है। इसको यूज कैसे करना है, कभी भी तेल की सतह पे, तेल के बीच में जहाँ आग लगी है उस पर डायरेक्ट जो है ये फोम एक्सटिंग्विशर को यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट जो है ये झाग जो है हमें वहाँ नहीं मारनी है। देखो ये है वो टैंक, ड्रम, जिसमें यहाँ तक जो है तेल भरा है और ये इस पे यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक। यहाँ से अगर एक्सटिंग्विशर हम चलाएं इसको और बिल्कुल यहाँ इसके ऊपर मारें तो तेल पे स्पीड से जितना मारेगा उतना पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा, वो जाएगा कि नहीं भाई, है तो पानी एक तरह का, वो भी पानी ही तो झाग बना रहा है। तो इतने प्रेशर से निकलेगा बाहर और हम सीधा तेल पे मारेंगे तो पहले नीचे जाएगा। अब नीचे चलाएगा तो बुलबुले से बेकार हो गए हमारे सारे हैं, और बुलबुले फूट के और बुलबुलों का क्या पड़ेगा, पानी, पानी तो तेल के नीचे बैठ जाएगा जाके। फिर किस काम का ये फोम एक्सटिंग्विशर, किस काम का हमारे, इसका तरीका समझो। ये जो फोम होता है ये एक्सटिंग्विशर का हो या बड़े लेवल का हो, किसी रिफाइनरी की आग बुझाने का तरीका इसका सेम होता है। और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर स्मोदरिंग तरीके से आग बुझाता है। कौन से मेथड से, स्मोदरिंग। और स्मोदरिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, सांस को रोकना, घोटना, ऑक्सीजन का कनेक्शन काटना। ऑक्सीजन का कनेक्शन काटेगा कैसे, इसमें दो ही चीज़ें हैं सीधे सीधे, फ्यूल के ऊपर तो जल रही है, ऑक्सीजन ऊपर से इसको मिल रही है। अब फ्यूल तो इसका छीन नहीं सकते, छीन के कहाँ लेके जाएं हम, इसको टूटी थोड़े लगी हुई है, नीचे से निकाल लेंगे, निकाल के लेंगे तो कितना निकाल लेंगे इतनी जल्दी, वो तो जल ही रहा है, नहीं टाइम होता है उतना अपने पास, अपने को चुपचाप बुझाना है उसको, और ख़राब भी नहीं करना है, तेल ज़्यादा ख़राब भी नहीं होना चाहिए, और बुझाना भी है, प्रॉपर्टी को बचाना भी है और आग को रोकना भी है। तरीका क्या होता है, फोम मेकिंग ब्रांच बड़े लेवल की फायर की गाड़ी वाली हो या हमारे एक्सटिंग्विशर की हो, जो ब्रांच होती है वो हमारी दीवार पे टकरानी चाहिए बेटा। कहाँ टकरानी चाहिए, वो सामने दीवार पे लगनी चाहिए, इधर मारो कि उधर मारो, किधर भी मारो, वो सीधा जो झाग निकलेगा वो हमारी दीवार पे टक्कर मारना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, जब अपना ट्यूबवेल चलाते हैं हम, सीधा उद्दी के अगर दीवार पे मारता है तो झाग बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठुट्ठी में से ऐसे दबा के दीवार पे मारते हैं तो बुलबुले बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जो नॉर्मल साफ पानी के बुलबुले बन सकते हैं दीवार पे टक्कर मारने से, तो बुलबुले ही पहले से सीधे अगर टक्कर मारेंगे तो डबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, खराब तो होगा नहीं एक भी। यहाँ से जो स्पीड से निकल रहा है ना, पूरी तरह बुलबुले नहीं बनते उसमें से, पूरी तरह नहीं बनते, वो आधा पानी ही रहता है। लेकिन जब उसको दीवार पे मारेंगे ना तो वो पानी नहीं रहेगा, वहाँ से टकरा के ना वो जो रिएक्शन उसके अंदर से बनेगा ना, वो सिर्फ बुलबुले का रूप ले लेगा, पानी का उसमें से अंश भी नहीं बचेगा। अब क्या होगा, वहाँ से सीधा ब्रांच जो है हमारी ये ऐसे मार रही है, ये यहाँ तक हमारी ब्रांच है, और यहाँ से जो है ना सिर्फ प्रेशर आ रहा है और वो सीधा यहाँ मार रहे हैं, तो क्या यहाँ आके टकरा रहा है और यहाँ से धीरे धीरे बुलबुले नीचे आ रहे हैं। बस दीवार में टकराएंगे तो नीचे जाएंगे ना, नीचे आके क्या कर रहे हैं, बुलबुले हल्के होते हैं और बुलबुलों में है CO2 गैस। क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बुलबुलों में हवा या CO2 दो ही चीज़ हो सकती हैं, तीसरी चीज़ भी तो बनते ही नहीं है। ये तो गैस के होंगे, हवा के होंगे, पानी का तो बुलबुला हो ही नहीं सकता, पानी तो उसके चारों तरफ है, वो जो परत है ना उसकी वो पानी है, अंदर तो हवा है, तो CO2 हो सकती है उसके अंदर। अगर CO2 है तो वो हल्की है, हवा है तो वो भी हल्की है, और इसके अंदर CO2 गैस ही बनती है। तो क्या होगी, ये जो पानी की सतह थी ना, तेल की जो सतह है इससे जो आप जली हुई थी, ये बुलबुले क्या करेंगे, यहाँ से फैलना शुरू करेंगे, वहाँ तो बढ़ते जा रहे ना लगातार, तो पानी तेल के ऊपर नहीं खिसक के तो उधर ही भागेंगे ना वो, तो क्या करेंगे, ये यहाँ ऐसे ऐसे फैलते 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 इतने मोटी जो परत बना गए और यहाँ से आगे जा नहीं सकते क्योंकि फिर से दीवार आ गई, तो यहाँ आके रुक जाएंगे, और इसको बढ़ाते बढ़ाते वो जो है ना, जब तक इंजन चलता रहेगा इसको परत को मोटी बनाता रहेगा। अब तेल रह गया नीचे, ऑक्सीजन रहेगी ऊपर, बीच में बुलबुले आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं भी होते ना, ये सिर्फ हवा के भी होते, तो भी जो है हवा तो इनके अंदर है, ऑक्सीजन ऊपर रहेगी, तेल अंदर रह गया, तो इसने ऑक्सीजन को क्या किया, तेल से मिलने से रोक दिया, ऑक्सीजन का कनेक्शन क्या किया,
काट दिया, अब ऑक्सीजन इसको मिलेगी नहीं, ये आग बुझ जाएगी ऑटोमेटिकली अपने आप और बड़ी इजीली। लेकिन तरीका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब यहाँ के हम सीधे इसको अगर यहाँ मार देते तो क्या झाग इतने फैल के बनते ऊपर तक? कभी नहीं जाते, हो ही नहीं सकता इतने। जब तक थोड़े बहुत झाग इकट्ठे होते भी ना तब तक सिलेंडर खत्म हो जाता। सिलेंडर भी खत्म हो गया और आग भी ना बुझेगी, तो दोनों नुकसान हो गए हमारे। लेकिन सिलेंडर ख़त्म भी ना हो और उसको कितने अच्छे से तरीके से यूज किया जाए कि आग भी बुझे और मेरे एक ही सिलेंडर में काम भी चल जाए, लोग भी तालियां बजाएं, कमाल का टेक्निकल बंदा है यार। एक सिलेंडर से पूरे इतने बड़े टैंक की आग बुझा दिया आपने। उसका तरीका है अपने को डबल करना है ना, झाग को दीवार पे मारो सीधे डायरेक्ट उस पर मारेंगे तो शायद उतने बनेंगे कि नहीं, जितने बना सकता है उतने ही बनाएगा एक्सटिंग्विशर, लेकिन दीवार पे मारे जितने बना सकता है ना उससे डबल बन जाएंगे और वो यहाँ से टकरा के सीधे नीचे आएंगे, नीचे आके फिर ऐसे फैलते जाएंगे। ये भी तो जरूरी है ना कि एक तरफ से फैलते जाएं। हम सीधा कौन से तरीके से मारे? इसके अलावा कोई तरीका है कि जो झाग जो है बढ़िया से बन भी जाए और ऐसे फैलते फैलते पूरे पे जो है वो परत जमा दे? ऐसा है कोई तरीका इसके अलावा इसे एक्सटिंग्विशर को चलाने का? कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ मारेंगे तभी वो इधर की तरफ आएगा अपने आप चलते चलते ऐसे करके। और बुलबुले मैंने आपको बताया प्रोटीन के तो बुझते ही नहीं है भाई। और एक बार कनेक्शन काटना है ऑक्सीजन का, बस एक बार कट गया ना आग तो बुझ जाएगी। दोबारा तो तब जलेगी जब उसको पहले की तरह फिर से उतनी गर्मी मिलेगी और कहीं से आग जलने लायक कोई चिंगारी मिलेगी। दोबारा तो संभव है नहीं कि हम वो चीज़ मिलने देंगे उसको, आग हो गई ख़त्म। इसका जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस करना पड़ता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर की तरह है, क्योंकि उसमें भी पानी होता है, इसमें भी पानी होता है और लोहे की बॉडी होती है, लोहे का सिलेंडर होता है। अंदर पानी 1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं जंग तो बनना शुरू हो जाएगा ना। और अंदर अगर जंग लग गया ना और वो जंग की तो मोटी मोटी परत से निकलती है लोहे की, फिर अब वो निकल गई जब हम चलाएंगे वो सीधी जाके ब्रांच में फंस जाएगी, है ना। ब्रांच में फंस जाएगी, गैस बाहर जाएगी नहीं, पीछे से गैस हमने रिलीज कर दी है, दबाव पूरा आ गया है, फिर फटेगा नहीं तो क्या होगा। तो उसको देखो तीसरे महीने नहीं ना तो कम से कम छठे महीने तो खोल के पूरा पानी निकाल के किसी साफ बाल्टी में धोए हुए बर्तन में, वो AFFF वाला होता है, निकाल के चेक करके फिर अंदर उसको पूरा सुखाए ले जाएंगे धूप में आराम से देखें, कोई दिक्कत तो नहीं बन रही है, साफ है, क्लीन है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दोबारा डाल के कार्ट्रिज को फिर तोल के चेक करेंगे। तोल के कैसे चेक करना है वो तो जानते ही है ना, एम्प्टी रेट और ग्रॉस रेट अपने आप चेक हो जाएगा। अगर 10 ग्राम भी कम हुआ है तो लीक है, 10 हो गया, अगली बार चेक करूँगा 10 और कम हो जाएगा तो 20 ग्राम तो सारा ही बचेगा, 60 की चाहिए थी अपने को तो, है ना। उसको चेंज कर देंगे। उसकी चूड़ी होती है, उसमें थ्रेड होती है, ये तो क्या है अभी स्टोर्ड प्रेशर आ गए हैं। स्टोर्ड प्रेशर का जो फोम टाइप का होगा ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं छेड़ना है। लेकिन जो कार्ट्रिज टाइप होंगे ना उनमें जो है मोटी होती है, वो कैप ऐसे कसी जाती है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, मैं ये जो कार्ट्रिज होती है ना, ये चूड़ियाँ जो है ना ये एंटी क्लॉकवाइज चढ़ती हैं। ध्यान देना, कहीं आगे जाके तुम चकरा जाओ, मैं चढ़ा रहा हूँ चल ही नहीं रहा है। एंटी क्लॉक समझते हो? क्लॉकवाइज मतलब 12 से 3 की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज 9 की तरफ, उल्टे हाथ को। उल्टे हाथ को हो गया ना तो उल्टे हाथ को ये चलेंगे। सीधी क्या होती है? सीधी तो ऐसे हुई ना, एंटी, ये तो क्लॉकवाइज हो गया 3 तरफ, और उल्टी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चढ़ती है। इसकी चूड़ियाँ हमेशा उल्टी होती हैं। कैप के अंदर जब चढ़ाते हैं तो इसको हमें उल्टा चढ़ाना पड़ता है। इसका कारण जानते हो? मन में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया आपके ये उल्टी क्यों चढ़ती है? पूछा नहीं ना आपने? नहीं, मैं बताने वाला नहीं था। आप बता रहे हैं। ठीक है, ये उल्टा चढ़ाने का एक कारण होता है। देखो इसके अंदर है गैस, वो भी बहुत ही प्रेशर से डाल के सील बंद की हुई। जब इतने प्रेशर की गैस एकदम से रिलीज होगी और चूड़ियाँ सीधी चढ़ी होंगी तो खर्र करके घूम के खुल जाएगा। समझते हो मेरी बात? इतने प्रेशर से अगर कहीं हमने इसको जलाते टाइम, देखो इंसान से गलती होती है, हो सकती है,
उसको चेक वेक करके किसी दिन हमने चढ़ाया था तो वो चूड़ियाँ ऐसे हाथ से चढ़ा के टाइट करके हमने छोड़ दिया। वो पन्ना ताली नहीं लगाया इससे, वो पन्ना चाबी नहीं लगाया, पूरा टाइट नहीं हुआ, और जिस दिन हम चलाएंगे उस दिन खुलते ही एकदम से वो जो टाइट था, टाइटनेस थी, वो हल्की सी इसकी अगर खुल गई प्रेशर, उसके बाद तो खर्र करके पूरी खुल जाएगी, क्योंकि सीधी है। हमने क्लॉकवाइज चढ़ाया हुआ है ना, तो क्लॉकवाइज तो फटाक से खुल भी जाएगी। तो क्या किया इंजीनियरों ने, जुगाड़ बनाया कि इसकी चूड़ियाँ ना उल्टी बना दो, अगर प्रेशर हुआ भी तो टाइट हो जाएगी, लूज नहीं होगी, खुलेगी नहीं। अब जितना प्रेशर पड़ेगा उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ेगी, वो नीचे आएगी नहीं। इसीलिए इसकी चूड़ियाँ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज उल्टी साइड में चढ़ती है। तो जिस दिन कैप असेंबली बोलते हैं, इसमें चढ़ती है ना, वो कैप होती है। कैप असेंबली क्यों बोलते हैं, वो पूरी असेंबली है, उसके अंदर ये भी चढ़ती है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, उसके अंदर प्लंजर नोब होती है, उसके अंदर 3-4 सुराख होते हैं, जिसको वेंट होल बोलते हैं। वेंट होल बोलते हैं कि कई बार गैस बाहर ना जा पाए किसी कारण से, ट्यूब से बाहर ना निकले, फंस जाए, तो जो वेंट होल होते हैं उनसे बाहर निकल जाए, चूड़ियों के अंदर से थोड़ी थोड़ी लीक होगी, सिलेंडर फटने से बच जाए, उसको वेंट होल बोलते हैं। ठीक है, लंबी क्लास होगी थोड़ी, पर इसको पूरा समझाना जरूरी है। तो इसमें से जो डाउट्स होंगे, अभी फिलहाल तो डाउट नहीं होंगे, लेकिन अभी लिख लेना। जो ये वीडियो अभी मैं दोपहर बाद डालने वाला हूँ, ये वीडियो को एक बार फिर घर जाके देखो, और जो दोबारा इसको पूरी देखोगे 30 मिनट 40 मिनट जितनी भी है देखोगे, तो जो डाउट्स हैं क्लियर होंगे। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप लिख के ले आना, आते ही पहले कल डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि बार बार नहीं सिखाई जाती है। एक बार सिखा दिया तो हो गया।